नमस्ते बच्चों। आज अपन डिस्कशन करेंगे जो चैप्टर 3 है उसके क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना, क्या कह रहा है ये, सबसे पुराना और सबसे सस्ता क्या संचार माध्यम, संचार माध्यम हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये कह रहा है सबसे पुराना और सबसे सस्ता संचार माध्यम कौन सा है। तो पहला है कौन सा, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ट्विस्ट पेयर केबल। तो देखो बच्चों, जो सबसे महंगी केबल आती है वो तो होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल, और जो सबसे फास्ट भी होती है और जो आपके टीवी, केबल टीवी के अंदर इस्तेमाल होती है वो कौन सी है, कोएक्सियल केबल होती है। कौन सी, कोएक्सियल केबल। जो सबसे सस्ती और जो सबसे पुरानी केबल कौन सी है, ट्विस्ट पेयर केबल। कौन सी है, ट्विस्ट पेयर केबल। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, सी, ट्विस्ट पेयर केबल। अगला है कि जो वैन है का अर्थ क्या होता है, जो वैन है उसकी फुल फॉर्म क्या है, वायर एंड नेटवर्क, वायर एक्सेसिबल नेटवर्क, वाइडली एक्सेसिबल नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो इसका सही आंसर वो क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला देखो, निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र गति का है, यानी जो अपने पास ऑप्शन है उसमें कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है जो सबसे फास्ट है, ट्विस्ट पेयर केबल है कि ऑप्टिकल फाइबर है या कोएक्सियल केबल या जो सेलुलर फोन है वो है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। आपने पढ़ाई था पहले, जो अपने ट्रांसमिशन मीडिया है जिसमें सबसे फास्ट कौन सी होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। कौन सी होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना हुआ है, जो हमारे ट्रांसमिशन माध्यम दे रहे के नीचे, इनमें से कौन सा ऐसा माध्यम है जो धातु के तार से नहीं बना है। देखो पहला है ट्विस्ट पेयर केबल। तो आपको पता है इसके अंदर क्या है, तांबे के दो वायर होते हैं, उनके ऊपर विद्युत रोधी लेप चढ़ा होता है और वो आपस में क्या कर रखे होते हैं, ट्विस्ट। तो इसमें तो कॉपर का इस्तेमाल होता है। फिर अगली ये है आपके कोएक्सियल केबल। कौन सी, कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल के अंदर आपको पता है तांबे का बीच में क्या होता है, कोर होता है। तो ये भी केबल किससे बनी होती है, धातु के तार से। तीसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये कांच या जो आपके प्लास्टिक है उसके द्वारा बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्टिकल फाइबर। कौन सा सही आंसर है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो धातु के तार के द्वारा नहीं बनती। जबकि ट्विस्ट पेयर केबल और कोएक्सियल केबल किसके द्वारा बनती है, धातु के तार का उसके अंदर क्या कहते हैं, उपयोग किया जाता है। अगला देखो, ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है, कौन सी, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, जो बीच वाला पार्ट जिसे हम कोर कहते हैं, तो कोर के ऊपर एक कांच अपारदर्शी या कम पारदर्शी कांच की एक परत चढ़ी होती है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लेड। क्या कहते हैं, क्लेड। सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लेड। अगला देखो, किस प्रकार के संचरण यानी ट्रांसमिशन में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है, यानी इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन माध्यम है जिसके अंदर तरंगे सभी दिशाओं के अंदर प्रसारित होती हैं। तो देखो अगर बात करें उपग्रह की, तो उपग्रह के अंदर क्या होता है, एक धरती पर एक ट्रांसमीटर होता है जो ऊपर उपग्रह लगा होता है, फिर वापस क्या हो गया, रिसीवर। ये लो, तो इसमें सभी दिशाओं के अंदर नहीं करती, उपग्रह के अंदर नहीं होती। फिर है माइक्रोवेव। बताया माइक्रोवेव में क्या होता है, दो टावर होते हैं, है ना, और वो आपस में सूचनाओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान। और इसकी शर्त क्या होती है, दोनों टावर क्या होती है, एक सीधी लाइन के अंदर होते हैं, यानी लाइन ऑफ साइट के अंदर होने चाहिए। तो उपग्रह भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगला है इंफ्रारेड संचरण। तो इसके अंदर क्या होता है, जो टीवी की रिमोट होते हैं, ठीक है,
तो उसके अंदर क्या चाहिए, अपने को टीवी जो रिसीवर है उसके सीध में रिमोट चाहिए होता है, वरना ये काम नहीं करता। तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो सही आंसर क्या है, रेडियो लिंक संचरण या रेडियो ट्रांसमिशन। कौन सा है, रेडियो ट्रांसमिशन। तो जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है, जहाँ से डाटा उत्पन्न हो रहा है या डाटा का संचरण हो रहा है, तो वहाँ से वो उस टावर के जो ट्रांसमीटर है उसके चारों ओर प्रसारित होते हैं। यानी रेडियो जो वेव होती है, किरणें होती हैं, वो सभी दिशाओं के अंदर फैल जाती हैं। क्या होती हैं, सभी दिशाओं के अंदर फैल जाती हैं, जिसे रिसीवर और जो ट्रांसमिशन है, जो ट्रांसमीटर है, उसको एक ही दिशा के अंदर होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला देखो, न्यूनतम कितने संचार उपग्रह जो पृथ्वी पर संकेत प्रसारित यानी ट्रांसमिट या भेज सकते हैं। यानी आपको न्यूनतम कितने उपग्रह की रिक्वायरमेंट या आवश्यकता होगी जो पूरी पृथ्वी के अंदर डाटा संचार कर सके। तो इसका सही आंसर होगा 3। अगर आप 3 उपग्रह एक समान दूरी पर लगाएं तो पूरी पृथ्वी को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, और आप पृथ्वी पर कहीं पर भी डाटा प्रेषित कर सकते हैं। समझे क्वेश्चन दोबारा जो, न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 3। कितने, 3। जैसे ये पृथ्वी है, अगर आप एक समान दूरी पर कितने उपग्रह लगाते हो, 3 उपग्रह, तो ये पूरी पृथ्वी को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। पूरी की पूरी पृथ्वी को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो मिनिमम कितने उपग्रह की आवश्यकता होती है, 3। अधिकतम आप लगा सकते हो, कम से कम कितने उपग्रह की आवश्यकता होगी, 3। कंप्यूटर के अंदर जो वायरलेस माउस आता है या जो कीबोर्ड है, उसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करने, एक तो पता है कीबोर्ड और माउस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वायर वाले होते हैं, एक वायरलेस वाले होते हैं। वायर वाले जिसके अंदर केबल का इस्तेमाल होते हैं, और वायरलेस मतलब जिसके अंदर केबल का इस्तेमाल नहीं होता। तो अपने को ये पूछना चाहता है कि जो वायरलेस होते हैं, बिना तार वाले कीबोर्ड और माउस है, उसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें रेडियो तरंगे, है ना, तो हमने बताया भाई रेडियो तरंगे तो क्या होती है, सभी दिशाओं में फैल जाती है, और अगर आपको संकेत लंबी दूरी तक भेजना है तब आप इसका इस्तेमाल करोगे। तो अगर आप माउस के अंदर या कीबोर्ड के अंदर रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करोगे, तो हो सकता है कि पास में जो दूसरे कंप्यूटर है, जो वायरलेस कीबोर्ड है, माउस है, उनको भी साथ में क्या करेंगे, उन कंप्यूटर के साथ भी क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। तो रेडियो तरंगे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनफ्रारेड ये शॉर्ट दूरी के लिए होती हैं, लेकिन इसमें शर्त क्या होती है, रिसीवर और जो ट्रांसमीटर है वो एक सीधी लाइन के अंदर होने जरूरी है, तो ये भी इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और माइक्रोवेव का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इनको भी एक सीध में जरूरी होते हैं। जो रेडियो तरंगे होती हैं उनका एक शॉर्ट रूप होता है, जिसे हम कहते हैं ब्लूटूथ। क्या कहते हैं, ब्लूटूथ, जिसके द्वारा आप कीबोर्ड और माउस को अपने पीसी यानी कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा ब्लूटूथ। अगला देखो, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं। यानी एक छोटे से क्षेत्र के अंदर फैला हुआ जो नेटवर्क है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं लैन। क्या कहते हैं, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब है जैसे कोई क्षेत्र का मतलब यहाँ पर जैसे कोई स्कूल का कैंपस है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलोनी है, अगर उस एरिया के अंदर आप कोई कंप्यूटर को जोड़कर कोई नेटवर्क बनाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन। इनमें से कौन सा संचरण माध्यम है, यानी इसमें से जो कौन सा है जो ट्रांसमिशन मीडिया है। ट्रांसमिशन मीडिया पता है ना सबको, ट्रांसमिशन मीडिया कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वायर होते हैं जिसे गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं, और एक जिसमें वायर का प्रयोग नहीं किया जाता जिसे हम अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। तो देखो मोडेम क्या है, मोडेम नेटवर्क डिवाइस है। क्या, मोडेम नेटवर्क डिवाइस है, संचार माध्यम नहीं है। हब, तो हब भी क्या है, नेटवर्क डिवाइस है, ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है। अगला है ब्रिज, तो ब्रिज भी क्या है, नेटवर्क डिवाइस है, ये भी ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है। ये तो सभी क्या करते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया को जोड़ने के लिए जो डिवाइस काम लिए जाते हैं वो है मोडेम,
ब्रिज और हब। तो इसका सही आंसर है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? उपरोक्त में से कोई भी है वो ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है। अब अगला देखते हैं। सबसे पुराना व सस्ता संचार माध्यम कौन सा है? तो देखो, ये अगर आप क्वेश्चन हल किया होगा तो पहला क्वेश्चन था ना जो ऑब्जेक्टिव टाइप, वो और एज इट सेम ही क्वेश्चन है। तो इसका सबसे आंसर क्या होता है? ट्विस्ट पेयर केबल। क्योंकि ट्विस्ट पेयर केबल एक सस्ती भी होती है और सबसे पुरानी भी है। क्योंकि पहले जो टेलीफोन लाइन थी वहाँ पर अधिकतर कौन सी केबल, जो संचार के लिए टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करते थे, और उस समय अधिकतर कौन सी केबल कहाँ मिली जाती थी? ट्विस्ट पेयर केबल। अगला है कि वैन का पूरा नाम क्या है? जो वैन है उसका पूरा नाम क्या है? तो वैन का पूरा नाम क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। और इसका दूसरा नाम क्या है? इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। जब हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, इसका मतलब हम किसकी बात करते हैं? इंटरनेट की। किसकी बात करते हैं? इंटरनेट की। जो पूरे संसार जहाँ पर भी सिग्नल भेजे जा सकते हैं, अगर उस एरिया, सब पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है सबसे तीव्र संचरण यानी ट्रांसमिशन माध्यम कौन सा है? यानी सबसे तेज ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा है? तो देखो, ट्रांसमिशन मीडिया कौन कौन से होते हैं? अगर अपन केबल की बात करें जिसमें अंदर ट्विस्ट पेयर केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर है, कोएक्सियल केबल है, तो ये तो कौन सी है? वायर के द्वारा। अगर आप बिना वायर के बात करें तो रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इन्फ्रारेड है। इसका सैटेलाइट के द्वारा भी कर सकते हैं, ब्लूटूथ के द्वारा और वाईफाई के द्वारा कर सकते हैं। जो सबसे तेज संचार माध्यम है वो कौन सा है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। कौन सा है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। अगला जो है OFC, ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म क्या है? OFC का मतलब है ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो कोर होती है पर एक चढ़ी परत को क्या कहते हैं? जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है जिसकी कोर है उसके ऊपर एक कांच की पतली परत चढ़ी होती है। क्या चढ़ी होती है? कांच की एक पतली परत चढ़ी होती है, और जिसको हम क्या कहते हैं? क्लेडिंग। क्या कहते हैं? क्लेडिंग। समझ में आ गया? जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसकी जो कोर पर चढ़ी परत को क्या कहते हैं? जो कोर होती है उसके ऊपर एक कांच की एक पतली सी परत चढ़ी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लेडिंग कहते हैं। अगला देखो, रिपीटर का एक प्रमुख कार्य बताइए। जो रिपीटर डिवाइस है उसका एक कार्य बताइए। तो रिपीटर क्या करता है? ये कमजोर सिग्नल को रीजनरेट या एम्पलीफायर करने के लिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, रिपीटर क्या करता है? अपने पास जब बताया गया है, जब आप कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया का इस्तेमाल करते हो तो जब उस डाटा लंबी दूरी पर भेजना हो तो कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया इस्तेमाल करो, कुछ समय के बाद या कुछ दूरी के बाद उसके अंदर जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है? कमज़ोर पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? कमज़ोर पड़ जाती है। तो हमें ज़रूरत होती है कि उसकी स्ट्रेंथ को वापस एम्पलीफायर करने की। तो उसके लिए हम एक बीच में डिवाइस लगाते हैं जिसको हम कहते हैं रिपीटर। क्या कहते हैं? रिपीटर। तो इसका अधिकतर इस्तेमाल होता है अगर आप दो लैन या नेट, जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप बीच में किसका इस्तेमाल कर सकते हो? रिपीटर का। जो संचार उपग्रह सामान्य कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? जो हमारे संचार के लिए हम जो उपग्रह पृथ्वी की कक्ष में स्थापित करते हैं वो अधिकतर कितनी ऊंचाई पर होते हैं? तो वो होते हैं पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर। कहाँ पर स्थित होते हैं? जो भूमध्य रेखा है उससे 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर हम क्या करते हैं? उपग्रह को स्थापित करते हैं। अगला है, जो वाईफाई है उसका पूरा नाम बताइए। तो उसके पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकेतों को जो एनालॉग से डिजिटल के अंदर और जो डिजिटल संकेत हैं उसको एनालॉग में बदलने वाली जो युक्ति यानी डिवाइस है को हम क्या कहते हैं? युक्ति मतलब क्या है? डिवाइस। क्या कह रही है?
संकेतों को एनालॉग से डिजिटल में बदलता है और डिजिटल को एनालॉग में बदलने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? तो उसका क्या नाम है? मोडेम। उसको क्या कहते हैं? मोडेम। अगला क्वेश्चन देखो, एक बड़े कस्बे को कवर करने वाला नेटवर्क को क्या कहते हैं? एक बड़े क्षेत्र के अंदर या एक मेट्रो सिटी को कवर करने वाला जो नेटवर्क होता है उसको क्या कहते हैं? सबको पता है उसको क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला देखते हैं, कौन सी टोपोलॉजी में नोड्स सोपानवत क्रम से जुड़े हुए होते हैं? सोपानवत का मतलब जैसे इसे हायरार्किकल होती है ना, इस प्रकार। इसमें क्या होता है? एक रूट नोड होता है। तो इस प्रकार की जो टोपोलॉजी उसको हम क्या बोलते हैं? ट्री टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? ट्री टोपोलॉजी। अगला देखो, विभिन्न बेतार संचार माध्यमों के नाम लिखिए। बेतार मतलब अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के हमें क्या बताने? नाम बताने हैं। तो जो सबसे नॉर्मल है वो कौन सा है? रेडियो वेव। एक नंबर कौन सा है? रेडियो वेव है, जिसके अंदर सिग्नल सभी दिशाओं का संचरण कर सकते हैं। और दूसरी इसकी खासियत है कि अगर आपको संकेत लंबी दूरी तक भेजने हैं तो आप रेडियो तरंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तो यदि आप 1 गीगाहर्ट्ज से अधिक की फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफर करते हैं, फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करते हो, तो हम क्या होता है? माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करते हैं। एक हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसका? सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर सकते हो। वाईफाई है और ये ब्लूटूथ है। ये सभी किस प्रकार के संचार माध्यम है? अनगाइडेड यानी बेतार संचार माध्यम है। कौन कौन से? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, वाईफाई और ब्लूटूथ। यानी इन सभी के अंदर किसी भी प्रकार के वायर यानी तार का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगला देखो, जो क्रॉस टॉक है किसे कहते हैं? क्रॉस टॉक किसे कहते हैं? देखो, जो ट्विस्ट पेयर केबल होती है ना, तो उसके अंदर 2 इंसुलेटेड कॉपर के वायर होते हैं। क्या होते हैं? ट्विस्ट पेयर के अंदर इंसुलेटेड कॉपर के क्या होते हैं? 2 वायर होते हैं जो एक दूसरे से कुंडली नुमा या सर्पिलाकार अवस्था में लिपटे होते हैं। तो दोनों क्या होते हैं? आपस में कुंडली नुमा या अपन कह सकते हैं सर्पिलाकार अवस्था के अंदर लिपटे होते हैं आपस के अंदर। तारों को ऐंठने का उद्देश्य विद्युत विरोध यानी जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेस है, क्या है? इलेक्ट्रिकल इंटरफेस है, उसको क्या करना होता है? कम करना होता है। हम तारों को ऐसे कुंडली नुमा अवस्था या सर्पिलाकार क्यों लपेटते हैं? इलेक्ट्रिकल इंटरफेस को कम करने के लिए। और इस तरह के जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेस होते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉस टॉक कहते हैं। समझ में आए क्रॉस टॉक क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस टॉक कहते हैं। कौन सी केबल के अंदर होती हैं? जो ट्विस्ट पेयर केबल होती है, जिसके अंदर तांबे के 2 तार होते हैं, जिनको आपस में क्या कर रखा होता है? ट्विस्ट कर रखा होता है, यानी सर्पिलाकार अवस्था के अंदर लिपटे होते हैं। तारों को इस प्रकार ऐंठने से का उद्देश्य क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल जो इंटरफेस होता है उसको क्या करना होता है? कम करना होता है। और इसी इंटरफेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉस टॉक कहते हैं। अगला देखो, कोएक्सियल केबल का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो कोएक्सियल केबल है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? जो कोएक्सियल केबल का उपयोग मध्यम दूरी के संचार में होता है। कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपको मध्यम दूरी के अंदर कहीं पर संचार करना है तो आप कौन सी केबल का इस्तेमाल करोगे? कोएक्सियल केबल का। ये थिन नेट कोएक्सियल केबल का उपयोग नेटवर्किंग के अंदर किया जाता है। जो कोएक्सियल केबल है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है थिन नेट और एक होती है थिंक नेट। कितने प्रकार की होती है? 2। एक तो होती है थिन नेट और एक होती है थिंक नेट। जो थिन नेट केबल होती है वो थोड़ी सी पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है। और जिसका इस्तेमाल नेटवर्किंग के अंदर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? नेटवर्किंग। जो थिंक नेट केबल है वो थोड़ी सी क्या होती है? मोटी होती है, जिसे मोड़ना थोड़ा सा क्या होता है? मुश्किल होता है। और इस प्रकार की जो केबल है उसका आप इस्तेमाल टीवी नेटवर्क के अंदर अधिक किया जाता है। थिंक नेट केबल है उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? टीवी नेटवर्क या जो टीवी के अंदर आप जो सैटेलाइट या आप
घरों के अंदर जो डिश एंटीना लगे होते हैं, डिश एंटीना से जो टीवी के पास एक रिसीवर रखा है उसके बीच में जो केबल होती है वो होती तो कोएक्सियल केबल है, और कौन सी प्रकार की होती है, थिंक नेट केबल होती है। अब है कि जो ब्लूटूथ के उपयोग को बताइए। जो ब्लूटूथ है उसका क्या बताना है, उपयोग बताना है, भाई कहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। तो ब्लूटूथ का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ब्लूटूथ का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जैसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसे हम पीडीए कहते हैं, मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, प्रिंटर है, डिजिटल कैमरा है, वीडियो गेम के जो कंट्रोलर आते हैं ना, जो गेम खेलने के लिए यूज होते हैं, इत्यादि को जोड़ने या सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ का। किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ का। अगला देखो, माइक्रोवेव टावर अधिक ऊंचाई पर क्यों लगाए जाते हैं। जो माइक्रोवेव होते हैं ना, जैसे ये दो टावर है, दोनों के ऊपर इस प्रकार के एंटीना लगे होते हैं जो क्या करता है, डाटा होगा। तब ये कह रहा है कि जो माइक्रोवेव टावर है वो अधिक ऊंचाई पर क्यों लगाए जाते हैं। देखो हमें पता है जो माइक्रोवेव होती है वो सीधी लाइन के अंदर गमन करती है, यानी जो माइक्रोवेव किरणें होती हैं वो सीधी एक रेखा के अंदर ट्रांसमिट होती है, और यदि बीच में कोई बिल्डिंग या इमारत आ जाती है तो उसे पार नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हम टावर को क्या लगाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पर। देखो सूक्ष्म तरंग जैसे माइक्रोवेव केवल एक सीधी रेखा में चल सकती है, माइक्रोवेव क्या कर सकती है, एक सीधी रेखा के अंदर ही चल सकती हैं। इसके मार्ग में कोई बड़ी इमारत, पहाड़ या अन्य बाधा आ जाने पर उन्हें पार नहीं कर सकती। तो माइक्रोवेव की जो विशेषता है वो क्या है, अगर उस एक तो है कि वो सीधी रेखा के अंदर चल सकती है, जिसे अगर उसके मार्ग के अंदर अगर कोई भी इमारत है, पहाड़ है, कोई भी अन्य बाधा आ जाने पर वो उसे क्या नहीं कर, पार नहीं कर सकती। अतः हमें आवश्यकता होती है कि जो ट्रांसमीटर है, जो प्रेषण है जहाँ से तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, और जो ग्राह्य जो रिसीवर है वो एक सीधी दृष्टि रेखा है, जिसे लाइन ऑफ साइट में हो। इसके लिए प्रेषण एंटीना और ग्राही एंटीना, ट्रांसमीटर एंटीना और जो रिसीवर एंटीना है को काफ़ी ऊंचाई पर और एक सीधी रेखा में लगाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो ट्रांसमीटर है जहाँ से सिग्नल भेज रहे हैं और जो सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, दोनों एंटीना को हम क्या करते हैं, एक सीधी रेखा के अंदर ऊंचाई पर लगाते हैं। अगला देखो, एनालॉग और डिजिटल संचार के में अंतर बताइए। जो एनालॉग संचार है और जो डिजिटल संचार, उसमें अंतर बताइए। तो पहला देखो एनालॉग, ये संकेत समय के सापेक्ष सतत यानी कंटिन्यूस रूप से यानी निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। जो एनालॉग संकेत है वो समय के साथ और दूरी के साथ उसमें लगातार क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। किसमें, एनालॉग संकेतों के अंदर। समझ में आ गया भाई, जो एनालॉग संकेत है जो समय के साथ और समय और दूरी के साथ लगातार उनमें क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। एक एनालॉग सिग्नल का मान एक दी गई रेंज में कुछ भी हो सकता है। जो एक एनालॉग सिग्नल है, जो उसकी रेंज है, जो दी गई उसकी रेंज है, उसमें उसका मान कुछ भी हो सकता है, उसका मान कुछ भी हो सकता है, यानी उसका कोई फिक्स मान नहीं होता। वजह है कि वो संकेत है वो निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। एक टेलीफोन सिस्टम एनालॉग डाटा संचार का उदाहरण है। जो हमारे टेलीफोन सिस्टम है वो किसके उदाहरण है, एनालॉग डाटा संचरण का, ट्रांसमिशन का उदाहरण है। अब है डिजिटल क्या है, ये संकेत असतत होते हैं। एक डिजिटल सिग्नल एक दी गई रेंज में कुछ मान ही ग्रहण कर सकता है। तो जो डिजिटल संकेत होते हैं ना वो असतत होते हैं, यानी वो उसमें लगातार परिवर्तन नहीं होता है, और उसकी एक जो दी गई जो रेंज होते हैं उसमें से वो कुछ ही मान क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। उसमें से कुछ ही मान क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकते हैं। सभी मान को ये ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये संकेत ऑन अथवा ऑफ अवस्था में होते हैं। ये संकेत किस रूप में होते हैं, ऑन अथवा ऑफ।
ऑन का मतलब 1 होता है और ऑफ का मतलब 0, यानी ये संकेत किसके रूप में होते हैं? 0 और 1 के रूप में होते हैं। जबकि एनालॉग संकेत है वो कोई फ्रीक्वेंसी हो सकती है, वॉइस कह सकते हैं इसको, कोई इलेक्ट्रॉनिक संकेत हो सकते हैं, वो सब किस में हो सकते हैं? एनालॉग सिग्नल के अंदर। अगला देखो, लैन की 2 विशेषताएं लिखिए। जो लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, उसकी कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो एक तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें जो डाटा ट्रांसमिशन की रेट होती है वो कितनी है? 10 Mbps से लेकर 100 Mbps तक होती है। डाटा ट्रांसमिशन की जो दर होती है वो कितनी होती है? 10 Mbps यानी मेगाबिट पर सेकंड से 100 Mbps, 100 मेगाबिट पर सेकंड। डाटा से देखिए 100 Mbps, 10 Mbps लेकर 100 Mbps, 100 मेगाबाइट पर सेकंड। दूसरा है सुरक्षित। जो लैन होता है वो क्या होता है? सुरक्षित होता है। क्यों होता है? क्योंकि नेटवर्क में प्रमाणित, इसको एक साथ कर लेते हैं, एक मिनट रुको, इसका उपयोग करता है, या इसको हम कह सकते हैं यूजर। क्या कह सकते हैं? यूजर। तो ये देखो सुरक्षित है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो इस नेटवर्क के अंदर प्रमाणित उपयोगकर्ता ही अन्य कंप्यूटरों या साझा साधनों तक पहुंच सकते हैं। तो इसकी 2 विशेषता क्या है? एक तो इसकी जो स्पीड है वो 10 Mbps, 10 मेगाबाइट पर सेकंड से लेकर 100 Mbps, 100 मेगाबाइट पर सेकंड तक होती है। दूसरा है कि ये लैन सुरक्षित है क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर जितने भी उपयोगकर्ता होते हैं वो सभी प्रमाणित होते हैं। कौन से होते हैं? प्रमाणित होते हैं। यहाँ हमें पता होता है कि इसके अंदर कौन कौन से उपयोगकर्ता हैं और वो कौन कौन से कंप्यूटर या कौन कौन से साधनों को साझा यानी आपस में शेयर कर रहे हैं। अगला देखो, स्टार टोपोलॉजी में नोड की क्या विशेषता? जो स्टार टोपोलॉजी है उसके अंदर जो नोड्स होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? देखो स्टार टोपोलॉजी है जो बीच में एक सेंटर होता है जिसे हम सेंटर स्विच कह सकते हैं या कोई हब होगा या बीच का सेंटर कंप्यूटर है। उनसे सभी नोड डायरेक्ट क्या होते हैं? एक स्टार की आकृति के अंदर डायरेक्ट क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। सीधे ही क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। नोड्स की विशेषता क्या होती है? जो सर्वर, जो बीच वाला सेंटर कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर है या जो स्विच है, जो हब है, उससे ये सीधे कनेक्ट होते हैं। और दूसरी है कि अगर इसमें कोई भी 2 नोड्स हैं, अगर आपस में सूचना का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो जो बीच में लगे हुए कंप्यूटर या हब है उसके द्वारा ही आपस में सूचना का क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं। देखो जैसे अगर ये कंप्यूटर है, अगर इससे सूचना भेजना चाहता है तो ये बीच वाले कंप्यूटर के थ्रू ही यहाँ से सूचना भेज या प्राप्त कर सकता है। डायरेक्ट यहाँ से सूचना का आदान प्रदान नहीं कर सकता। तो देखो इस टोपोलॉजी में जो सभी नोड्स हैं एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। इसमें सभी नोड्स क्या होते हैं? एक बीच में क्या होता है? केंद्रीय कंप्यूटर होता है, उससे जुड़े होते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं? हब या होस्ट कंप्यूटर कह सकते हैं। जिसे या तो हब होगा या फिर क्या होगा? होस्ट कंप्यूटर होता है, कहा जाता है। इसमें कोई भी 2 नोड्स परस्पर सीधे नहीं जुड़े होते हैं। इसमें कोई भी, इस टोपोलॉजी के अंदर कोई भी 2 नोड्स हैं परस्पर आपस में सीधे जुड़े हुए नहीं होते हैं। नोड्स के मध्य संचार केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। इसका मतलब है इसमें 2 नोड्स के मध्य जो संचार है वो केवल केंद्रीय कंप्यूटर है, जो बीच वाला हब है, उसके द्वारा ही संभव है। ये सभी नोड्स के मध्य होने वाले सभी संचार को नियंत्रित करता है। जो बीच वाला केंद्रीय कंप्यूटर या जो हब है वो इस टोपोलॉजी के अंदर जितना भी संचार होता है उन सभी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसके अंदर? स्टार टोपोलॉजी के अंदर। अगला देखो, राउटर का कार्य एवं विशेषताएं लिखिए।
जो राउटर है नेटवर्क डिवाइस है, उसका कार्य और क्या लिखनी है, विशेषता। देखो, दो या दो से अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का उपयोग किया जाता है। अगर आपको दो या दो से अधिक नेटवर्क है जो सेम प्रोटोकॉल पर काम करते हैं, उनको अगर आपस में कनेक्ट करना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, राउटर का। किसका इस्तेमाल करोगे, राउटर का। इसका अधिकतर जो इस्तेमाल होता है लैन को वैन से कनेक्ट करने के लिए। जो राउटर है उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, अगर आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक डिवाइस की आवश्यकता होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, राउटर। क्या कहते हैं, राउटर। राउटर और ब्रिज की तुलना में अधिक दक्षता से कार्य कर सकता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, जो राउटर है वो ब्रिज की तुलना में अधिक दक्षता के साथ क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। और राउटर इसमें जुड़े हुए सभी नेटवर्क से डाटा प्राप्त कर सकता है। राउटर की खासियत क्या है कि उससे जुड़े हुए जितने भी नेटवर्क हैं उनसे सीधे डाटा प्राप्त कर सकते हैं, और उसे डेस्टिनेशन एड्रेस के आधार पर उसे आगे प्रेषित कर सकता है। राउटर के पास क्या होता है, जो सामने वाला नोड्स है जिसे हम डेस्टिनेशन एड्रेस कहते हैं, उसका एड्रेस उसके पास होता है, तो सीधे डेस्टिनेशन एड्रेस के पास संदेश या जो भी मैसेज है, ये जो डाटा है, वो आगे प्रेषित कर सकता है। अगला देखो, स्विच व हब में क्या अंतर है। दोनों ही क्या है, नेटवर्क डिवाइस। एक तो कौन सा स्विच है और एक कौन सा है, हब। तो स्विच को इसे मल्टीपोर्ट ब्रिज कहा जाता है। स्विच को क्या कहा जाता है, मल्टीपोर्ट ब्रिज। स्विच को हम क्या कहते हैं, मल्टीपोर्ट ब्रिज। ऐसा तो ये तो ठीक नहीं है। ये तो धुंधला हो, छोड़ो एक बार इसको। तो इसे मल्टीपोर्ट ब्रिज कहते हैं। स्विच को क्या कहते हैं, इसे मल्टीपोर्ट ब्रिज कहा जाता है। जबकि हब को क्या कहता है, मल्टीपोर्ट रिपीटर। हब को क्या कहता है, मल्टीपोर्ट रिपीटर। अंतर याद रखिएगा। स्विच है उसको हम क्या कह सकते हैं, जो ब्रिज होता है उसके अंदर दो ही पोर्ट होते हैं। कितने पोर्ट होते हैं, दो पोर्ट हैं। जबकि स्विच के अंदर क्या है, बहुत दो से अधिक पोर्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो स्विच होता है वो एक तरह से मल्टीपोर्ट ब्रिज होता है, यानी ब्रिज की तरह कार्य करता है। जो हब है, जो रिपीटर है, उसके अंदर केवल दो पोर्ट होते हैं। तो हब क्या करता है, हब को हम कह सकते हैं जो काम करने का तरीका है वो लगभग रिपीटर जैसा ही है, तो हम हब को कह सकते हैं मल्टीपोर्ट रिपीटर कहा जा सकता है। देखो ये क्या है, स्विच से स्रोत जो सोर्स से प्राप्त डाटा या सूचना डेस्टिनेशन एड्रेस के अनुसार केवल गंतव्य कंप्यूटर, यानी जो डेस्टिनेशन एड्रेस कंप्यूटर अथवा गंतव्य डिवाइस को ही प्रेषित किया जाता है। तो देखो स्विच क्या होता है, इसके तो डेफिनेशन हार्ड है, आप ऐसे कह सकते हैं। जो स्विच है उसके पास क्या होता है, जब सूचना आती है तो वो केवल जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसी के अनुसार डाटा केवल उसी कंप्यूटर या नोड्स को भेजता है। जबकि हब क्या करता है, जब हब के पास स्रोत यानी सोर्स से प्राप्त डाटा या सूचना हब से संबंधित सभी डिवाइस को भेजी जाती है। तो हब क्या करता है, जब कहीं से उसके पास सूचना या जो डाटा आता है तो हब अपने से जुड़े हुए जितने भी डिवाइस हैं उन सभी को भेज देता है। जबकि स्विच क्या करता है, जब उसके पास सूचना या जो डाटा आता है तो वो स्विच से कनेक्टेड जिस डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए वो डाटा भेजा गया है केवल वो उसी को आगे भेजता है, सभी को डाटा आगे ट्रांसफर नहीं करता। अगला देखो, ऑप्टिकल फाइबर केबल की संरचना और कार्य प्रणाली को समझाइए। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसकी संरचना और कार्य प्रणाली को समझाइए। इस केबल में
कि विद्युत संकेतों के स्थान पर प्रकाश की तरंगों का संचरण होता है। तो पहली ध्यान रखना है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है जिसके अंदर जो विद्युत संकेत हैं उसके स्थान पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन से संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रकाश तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। एक अकेला ऑप्टिकल फाइबर केबल आदमी के एक बाल से भी पतला होता है। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, जो उसकी मोटाई है वो एक आदमी के जो एक इंसानों के एक बाल होता है उसे भी क्या होता है, पतला होता है। और इसका जो व्यास है वो 2 से लेकर 125 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 2 से लेकर 125 माइक्रोमीटर। और इसका भीतरी भाग जो कोर कहलाता है, इसका जो बीच वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, जो कांच अथवा प्लास्टिक से निर्मित होता है। जो इस केबल के अंदर जो बीच वाला पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर, जो किससे निर्मित होता है, कांच अथवा प्लास्टिक से निर्मित होता है। और इसके चारों ओर कांच की एक पतली परत चढ़ी होती है। और इस कोर के चारों ओर क्या चढ़ी होती है, कांच की एक पतली परत चढ़ी होती है जिसे क्लेडिंग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, क्लेडिंग कहते हैं। यानी समझ में आ गया। पीछे एक क्वेश्चन भी आया था कि जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है इसकी जो कोर है इसके चारों तरफ एक कांच की पतली परत चढ़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेडिंग कहते हैं। क्लेडिंग का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कोर की तुलना में क्या होता है, कम होता है। जो क्लेडिंग जो सिग्नल उसको रिफ्लेक्ट करने का जो इंडेक्स है वो कोर की तुलना में क्या होता है, कम होता है। जब दो भिन्न रिफ्लेक्टिव वाले पदार्थों से प्रकाशीय संकेत भेजे जाते हैं तो भिन्न भिन्न अपवर्तनांक के कारण प्रकाशीय किरणें अपवर्तित होने की बजाय परावर्तित हो जाती हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं, जब दो भिन्न भिन्न जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले पदार्थों के अंदर क्या भेजा जाता है, प्रकाश के संकेत भेजे जाते हैं। क्या कह रहा है, दो अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले पदार्थों के अंदर प्रकाश के सिग्नल भेजे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो प्रकाश की किरणें अपरिवर्तित होने की बजाय परावर्तित हो जाती हैं। वे क्या हो जाती हैं, अपरिवर्तित होने की बजाय परावर्तित हो जाती हैं। इस कारण फाइबर ऑप्टिक केबल की कार्य प्रणाली पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस पर आधारित है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसकी जो कार्य प्रणाली है वो किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्शन पर आधारित होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाशीय संकेत तंतु के कोर में ही बने रहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण क्या हो जाता है, जो सिग्नल कोर के द्वारा भेजे जाते हैं तो वो कोर के अंदर ही बने रहते हैं, कोर से बाहर नहीं जा पाते। किसकी वजह से, क्लेडिंग के कारण। फलस्वरूप संचरण के साथ साथ ये क्षीण नहीं पड़ते। तो इसका विशेषता ये है कि इसमें जो डाटा ट्रांसमिशन होता है तो इसमें किसी भी प्रकार की जो डाटा की क्षति नहीं होती। तंतु में कांच की परत, क्लेडिंग के चारों ओर एक जैकेट और होता है और जैकेट के ऊपर भी एक प्लास्टिक का मोटा क्या चढ़ा है, जैकेट चढ़ा होता है, जिसे केबल क्यों क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। तो ये देखो बीच वाला पार्ट है जो किसका बना होता है, कांच का बना होता है। किसका बना होता है, कांच का बना होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लास कोर। और इसके ऊपर जो बना होता है, जो ग्लास जो कांच है उसकी एक पतली परत चढ़ी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेडिंग। और उसके ऊपर एक प्राइमरी बफर होता है और उसके ऊपर सेकेंडरी बफर। ये दोनों प्लास्टिक के क्या होते हैं, कवर होते हैं। तो इसमें देखो होता क्या है, जो बाहर वाली परत है, ये जो बाहर वाला है इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, जो अंदर वाला जो कोर है इसकी तुलना में क्या है, दोबारा देखो अपन देखो, ये जो बाहर वाली परत है जिसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो अंदर वाली है इससे क्या होता है, कम होता है। ठीक है,
जिसके कारण कि जैसे सिग्नल ट्रेवल करते हैं, जैसे यहाँ से सिग्नल आ रहे हैं, केबल मुड़ी तो ऊपर परत से टकराने के बाद सिग्नल वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और नीचे। तो ये सिग्नल कभी भी जो अंदर वाला कोर है उसे कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। अगला देखो, उपग्रह संचार क्या है, इसकी विशेषताएं और उपयोग बताइए। जो उपग्रह संचार है वो क्या है और इसकी विशेषता और उसका उपयोग बताइए। उपग्रह संचार उपग्रह सामान्यतः जो भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर एक भूस्तर कक्ष में स्थापित होते हैं। कहाँ जो संचार उपग्रह वो कहाँ लगाए जाते हैं? भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्तर कक्ष पर स्थापित होते हैं। भूस्तर कक्ष में उपग्रह कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति, पृथ्वी की जो घूमने की गति है उसके क्या होती है? बराबर होती है। जो भूस्तर कक्ष पर जो हम उपग्रह स्थापित करते हैं उसके घूमने गति, जो घूमने की दर है वो पृथ्वी के जो घूमने की दर है उन दोनों की क्या दर क्या होती है? बराबर होती है। अतः ये उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव एक ही बिंदु पर स्थित रहता है। जिसे इसकी क्या विशेषता बन जाती है? तो ये पृथ्वी के सापेक्ष एक बिंदु पर ही क्या रहता है? स्थित रहता है। भूमध्य रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं। अगर आप भूमध्य रेखा के ऊपर 3 उपग्रह जो समान दूरी पर लगाया जाए तो ये पूरी पृथ्वी पर डाटा संचार या डाटा भेज सकते हैं। इनके संकेत पृथ्वी के किसी भी स्थान से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर आप तीन उपग्रह लगा देते हो समान दूरी के ऊपर तो आप पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी पर कहीं पर भी हो तो वहाँ पर आप डाटा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उपग्रह संचार का उपयोग अत्यधिक लंबी दूरी के टेलीफोन संचार और टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण, अंतर्राष्ट्रीय संचार आदि में किया जाता है। जो उपग्रह सैटेलाइट ट्रांसमिशन है उसका अत्यधिक लंबी दूरी के अंदर आपको टेलीफोन संचार करना, टेलीफोन कम्युनिकेशन करना है, या टेलीविजन के अंदर जो कार्यक्रम है उनका प्रसारण करना हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार करना हो तो हम इन उपग्रह का इस्तेमाल कर सकते हैं। उपग्रह सुदूर एवं प्रतिकृत स्थानों में संचार का एक अत्यधिक उत्तम साधन है। जो उपग्रह है जो बहुत सुदूर इलाका है या जो अलग कटा हुआ है, अपन कह सकते हैं जो मेन लाइन एरिया से कटे हुए एरिया हैं, वहाँ पर अगर आप संचार करना चाहते हो तो उसके लिए जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो बेस्ट साधन है। किंतु कक्षा में उपग्रह स्थापित करना अत्यधिक खर्चीला होता है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि जो उपग्रह है उसको उसके कक्ष में स्थापित करना क्या होता है? अत्यधिक महंगा, यानी कि अत्यधिक खर्चीला होता है। ये देखो, ठीक है। अब जैसे अगर आप पृथ्वी से सैटेलाइट पर डाटा भेज रहे हैं तो उसको बोलेंगे अपलिंक। क्या बोलेंगे? अपलिंक। और जिस सैटेलाइट से पृथ्वी यानी अर्थ पर डाटा रिसीव करते हो तो उसको हम बोल देंगे डाउन लिंक। और इनके बीच में दूरी कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। कितने? 36,000 किलोमीटर। ठीक है। ये देखो, ये जो पृथ्वी है, अगर आप समान दूरी पर कितने सैटेलाइट लगाते हो? 3, तो ये पूरी पृथ्वी को क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। अगला देखो, अगला देखो, कंप्यूटर नेटवर्क के उद्देश्य एवं उपयोग लिखिए। ये कंप्यूटर नेटवर्क, उसको क्या उद्देश्य है, क्या इनके उपयोग है। मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ, आप अपने शब्दों के इसको विस्तार में लिख सकते हैं। जो उद्देश्य है उसके अंदर पहला है रिसोर्स शेयरिंग। जो अपने संसाधन है उनका मिलकर क्या करना होता है? उपयोग करना है। देखो, हम नेटवर्क क्यों बनाते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका हम अधिक से अधिक उपयोग करें और लागत को क्या कर पाएँ? कम कर पाएँ। तो इसलिए हम क्या करते हैं?
बहुत सारे जो कंप्यूटर हैं उनको आपस में अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जिसे हम क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। उदाहरण के लिए आपने कुछ बनाया है, ठीक है, अब उसकी आपको प्रिंटिंग फ्लोटर की रिक्वायरमेंट है। आपको पता है फ्लोटर क्या मिलता है, महंगा है, प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने बनाया है और हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा है, तो हम किसी अन्य कंप्यूटर में डाटा शेयर करके, अगर वहाँ पर फ्लोटर है, उसके द्वारा अपन क्या निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। दो रिसोर्स से अपने सीधे शब्दों में लिख दें, अगर आपके पास डाटा है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, हम नेटवर्क बनाते क्या हैं, जो हमारे पास डाटा है, सॉफ्टवेयर है, उनको आपस में सभी मिलकर इसका क्या कर सके, उपयोग कर सके। अगर किसी के पास कोई सॉफ्टवेयर या डाटा नहीं है, तो वो नेटवर्क के द्वारा अन्य कंप्यूटर से उन डाटा को आपस में क्या कर सकता है, वहाँ से डाटा को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला उद्देश्य क्या है, रिसोर्स को शेयर करना है एज ए कम्युनिकेशन मीडिया। आपको पता ही है, पहले संचार के लिए हम जो रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, या किसी अन्य संसाधन के डाक के द्वारा जो संचार करते हैं, उसमें क्या लगता है, समय लगता है। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को आपस में नेटवर्क जोड़ने से सूचनाओं को जो आदान प्रदान करना है, हम उसको किसके रूप में, नेटवर्क किसके रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए हम नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी नेटवर्क को हम एज ए कम्युनिकेशन मीडिया के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी। उदाहरण के लिए अगर आपके कंप्यूटर कुछ डाटा है और वो डिलीट हो गए, और यदि वो डाटा नेटवर्क पर उपलब्ध है या किसी अन्य कंप्यूटर पर उपलब्ध है, तो वहाँ से आप ये डाटा आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और दूसरा है कि अगर आपका डाटा क्रैश हो गया तो आराम से, यानी रिलायबल है, आप कभी भी उन डाटा को प्राप्त कर सकते हो। और यदि आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर है या कोई हार्डवेयर है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने डाटा को उसके दूसरे के साथ शेयर करके उसके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कोई भी काम कर सकते हैं। तो पहला विशेष तो रिसोर्स को आप शेयर कर सकते हो, इसको एज ए कम्युनिकेशन मीडिया की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, और ये क्या है, रिलायबल है और अवेलेबल है, यानी 24 घंटे क्या उपलब्ध है, और ये लागत को भी कम करता है। आपको पता है जो कंप्यूटर के जो पार्ट आते हैं या जो डिवाइस आते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो क्या होते हैं, महंगे होते हैं। तो हम अपने जो डेटा है, प्रोग्राम है, उनको आपस में शेयर करके उनकी लागत को अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट को अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर हम इनके उपयोग की बात करें तो एक तो है एक्सेस रिमोट डाटाबेस। तो इसके द्वारा आप दूर स्थान बैठे या दूर किसी स्थान पर बैठकर डाटा को क्या कर सकते हो, एक्सेस यानी प्राप्त कर सकते हो। फैक्स, अपन इन नेटवर्क के द्वारा आसानी से फैक्स को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक ईमेल है या ईमेल है, तो नेटवर्क के द्वारा आप आसानी से इनकी इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हो तो उसको आसानी से कर सकते हो। आप बहुत सारी जो ऑनलाइन सेवाएं होती हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन है ना, रेलवे रिजर्वेशन टिकट बुक करवानी है, ऑनलाइन बैंकिंग है, ई गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, इन सभी की सुविधा आप आसानी से नेटवर्क के द्वारा इन सुविधा को इस्तेमाल कर सकते हो। अगला देखो, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, क्या कह रहा है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है और विभिन्न टोपोलॉजी के नाम और विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले टोपोलॉजी क्या होती है, किसी नेटवर्क में नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीकों को ही हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क के अंदर नोड्स को जोड़ने का जो तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। जोड़ने का जो पैटर्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी से ही ये निर्धारित होता है कि नोड्स के मध्य डाटा संचार के लिए कौन कौन से पाथ उपलब्ध हैं, और टोपोलॉजी के द्वारा ही ये डिसाइड होता है कि जब दो नोड्स आपस में डाटा संचरण करेंगे, डाटा ट्रांसमिशन करेंगे, तो उनके मध्य कौन कौन से पाथ यानी जो रास्ता है वो उपलब्ध है। नेटवर्क स्थापित करने की जटिलता और लागत
भी काफ़ी सीमा तक टोपोलॉजी पर निर्भर करती है। और एक नेटवर्क को स्थापित करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना जटिल है, ये काफ़ी हद तक किस पर निर्भर करता है, नेटवर्क की टोपोलॉजी पर। किस पर निर्भर करता है, नेटवर्क टोपोलॉजी पर। जो टोपोलॉजी मुख्य रूप से है वो कितने प्रकार की, 5 प्रकार की है। एक को कहते हैं लीनियर या बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, और यह ग्राफ या मेश टोपोलॉजी। देखो सबसे पहला है लीनियर या बस टोपोलॉजी। देखो समझ ली, इसमें क्या है, बीच में एक बैकबोन केबल बिछाई जाती है, इसके दोनों तरफ लगे होते हैं टर्मिनल, और कंप्यूटर आपस में ड्रॉप लाइन के द्वारा क्या करें, जोड़े जाते हैं। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हो तो इसको हम क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी। देखो इसमें सभी कंप्यूटर एक केबल से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, बीच वाले केबल जिसे मैंने बताया बैकबोन केबल है, इससे जुड़े होते हैं, जिसे बैकबोन केबल कहते हैं। कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सामान्यतः कोएक्सियल केबल काम में लिया जाता है। बस टोपोलॉजी में अधिकतर केबल के रूप में कौन सी केबल इस्तेमाल करते हैं, कोएक्सियल केबल काम में लेते हैं। केबल के दोनों सिरों पर क्या लगे होते हैं, टर्मिनेटर लगे होते हैं, और प्रत्येक कंप्यूटर या डिवाइस एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसे NIC कहते हैं के द्वारा नेटवर्क से जुड़ा होता है। जो प्रत्येक कंप्यूटर या जो डिवाइस है जिसके अंदर अपने केबल लगाएंगे वो किसके अंदर लगाएंगे, NIC कार्ड के अंदर। किसके द्वारा, NIC, जिसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और प्रत्येक NIC का एक विशिष्ट यानी यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैक एड्रेस कहते हैं। और प्रत्येक NIC है उसका क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैक एड्रेस कहते हैं। IEEE एक संस्था है के अनुसार बस टोपोलॉजी में आप अधिकतम 30 नोड हो सकते हैं। यानी जो IEEE एक संस्था है जो अपने नेटवर्क के अंदर जो स्टैंडर्ड है वो ये तय करती है, उसके अनुसार आप बस टोपोलॉजी में अधिकतम कितने नोड्स जोड़ सकते हो, 30 नोड जोड़ सकते हैं, हो सकते हैं। और इस टोपोलॉजी में नेटवर्क को नियंत्रण केंद्रीकृत नहीं है। भाई इस टोपोलॉजी के अंदर टोपोलॉजी जो नेटवर्क का नियंत्रण है वो केंद्रीकृत नहीं होता है, अतः कहीं भी कोई खराबी आ जाने पर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये कहना चाहता है कि भाई इस टोपोलॉजी के अंदर कोई भी केंद्रीकृत नियंत्रण इस नेटवर्क के अंदर नहीं होता है, जिसे अगर इसमें खराबी आ जाए तो इसको ढूंढ पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। और बस की लंबाई अधिक होने पर रिपीटर का प्रयोग करना पड़ता है। अगर आप बस जो बैकबोन केबल है अगर उसकी आप लंबाई बढ़ा देते हो तो उसके लिए हमें बीच में किस डिवाइस की आवश्यकता होती है, रिपीटर की आवश्यकता या रिपीटर का प्रयोग करना पड़ता है। और केबल खराबी आ जाने पर पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। अगर बीच वाली केबल है अगर वो खराब हो जाती है तो पूरा ही नेटवर्क क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। अगला देखो, सर्कुलर या रिंग टोपोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, जो सभी कंप्यूटर होते हैं वो एक सर्किल के रूप में जोड़े हुए होते हैं। ठीक, अगर इस प्रकार अपन कोई जोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी। देखिए इस टोपोलॉजी सभी नोड्स एक रिंग के रूप में जुड़े होते हैं। इन नोड्स को परस्पर जोड़ने के लिए ट्विस्ट पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी केबल का, किसी भी केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रत्येक नोड्स आपस में समवर्ती 2 नोड से जुड़ा रहता है। इसमें कोई भी नोड्स है वो अपने पड़ोस के नोड से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। कोई भी नोड्स है वो अपने पड़ोस के 2 नोड से जुड़ा हुआ होता है। वह एक नोड से डाटा प्राप्त करता है तथा दूसरे नोड से डाटा संचरित करता है। तो ये क्या करता है, ये क्या कर सकता है, जो रिंग टोपोलॉजी है इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक नोड है वो एक नोड से तो डाटा प्राप्त करता है और दूसरे नोड को डाटा भेजता है। और प्रत्येक नोड से डाटा संकेतों को प्रेषित करने से पूर्व उसे क्या करता है, एम्पलीफाई भी करता है। यानी ये एम्पलीफायर का भी काम करता है। ये एक विश्वसनीय टोपोलॉजी है
क्योंकि इसमें डाटा संचरण केवल एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं रहता है। इसमें यदि कोई एक कंप्यूटर ठीक से कार्य न करे तो पूरा नेटवर्क फेल हो सकता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई भी एक कंप्यूटर है वो काम करना बंद करे तो जिससे क्या हो जाएगी, जो रिंग है वो बीच में से टूट जाएगी और नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। दूसरा है, इसमें अगर आप कोई भी नया नोड है वो हटाना चाहते हो या नया नोड जोड़ने के समय पूरा नेटवर्क बाधित रहता है। यानी इसमें अगर आप एक नया नोड यहाँ जोड़ना चाहते हो तो जोड़ने के लिए हमें ये केबल यहाँ से हटानी होगी, यहाँ कनेक्ट करने, और जो कनेक्ट करने में जितना समय लगेगा उस समय वो नेटवर्क काम नहीं करेगा। यानी इस नेटवर्क के अंदर अगर आप नया नोड जोड़ते हो या पहले से कोई नोड को हटाते हो तो उस समय नेटवर्क क्या रहता है, बाधित रहता है, उस समय वो नेटवर्क काम नहीं करता। अगला देखो, स्टार टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी क्या, एक बीच में केंद्रीय कंप्यूटर होता है, उसे सभी कंप्यूटर आपस में डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। देखो, इस टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हब या होस्ट कहते हैं। इसमें कोई भी दो नोड्स परस्पर सीधे जुड़े नहीं होते। इसमें कोई भी दो नोड्स हैं वो सीधे आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। नोड्स के मध्य संचारण या जो ट्रांसमिशन है केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। इसमें जो भी दो नोड्स के मध्य जो संचार होगा वो किसके द्वारा होगा, केंद्रीय कंप्यूटर के द्वारा। पहले हमने पढ़ा था ना, जैसे अगर ये नोड से ये डाटा ट्रांसफर करना है तो ये डायरेक्ट डाटा का ट्रांसफर नहीं कर सकता। किसके द्वारा कर सकता, केंद्रीय कंप्यूटर। अगर यहाँ पर भी करना है तो भी ये केंद्रीय कंप्यूटर के थ्रू ही यहाँ पर डाटा ट्रांसफर कर सकता है। ये सभी नोड्स मध्य होने वाले सभी संचार को नियंत्रित करता है। जो केंद्रीय कंप्यूटर है वो सभी नोड्स के मध्य होने वाला जो संचार है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इस नेटवर्क में प्रबंधन तुलनात्मक रूप से आसान होता है। तो इसमें नेटवर्क का जो प्रबंधन है वो तुलनात्मक रूप से क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि सभी डाटा संचार है वो केंद्रीय कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। एक नोड्स खराब होने पर शेष नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें अगर कोई भी एक नोड्स खराब हो जाता है तो उसका नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान ये रखना, अगर जो केंद्रीय कंप्यूटर है, देखो, किंतु पूरा नेटवर्क का नियंत्रण एक केंद्रीय कंप्यूटर पर निर्भर होने के कारण इसके फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाता है। क्योंकि देखो, इसका पूरा नियंत्रण है वो एक केंद्रीय कंप्यूटर पर निर्भर होने के कारण अगर केंद्रीय कंप्यूटर है अगर वो फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इस नेटवर्क में केबल की भी अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक नोड को जोड़ने के लिए अलग से केबल की आवश्यकता होती है। अगला देखो, ट्री टोपोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, एक रूट होता है, रूट के द्वारा सब नोड आपस में क्या जुड़े होते हैं, उस नोड से आगे और नोड्स जुड़े होते हैं। तो इस टोपोलॉजी में नोड्स सोपानवर्त तरीके से जोड़े जाते हैं। पदानुक्रम में सबसे ऊपर वाला नोड्स को क्या कहते हैं, रूट नोड। इसको हम क्या कहेंगे, रूट नोड। रूट नोड के उप नोड होते हैं। जैसे ये रूट नोड है तो ये क्या हो गया, उप नोड्स, जो रूट नोड से पदानुक्रम से जुड़े होते हैं। इस उप नोड्स के प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि अनेक स्तर हो सकते हैं। जैसे जो उप नोड है, जैसे ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर रूट है, ये 3 नंबर। अगला है ग्राफ टोपोलॉजी या मेश टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड्स टोपोलॉजी में उपस्थित अन्य सभी नोड्स से सीधे जुड़े होते हैं। इसके मतलब है कि इस अगर टोपोलॉजी में 4 कंप्यूटर हैं तो प्रत्येक नोड से उस टोपोलॉजी में उपस्थित सभी नोड से सीधे कनेक्ट होता है। ठीक है, यह सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी है और इसमें सर्वाधिक वायर का उपयोग किया जाता है। ये सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी है, लेकिन इसमें सबसे अधिक वायर का भी प्रयोग किया जाता है। इसके कारण ये सबसे अधिक महंगी टोपोलॉजी है। ठीक है, इसमें एक ध्यान रखना, अगर पूछ ले तुम्हें कि इस टोपोलॉजी में अगर 5 कंप्यूटर है, कितने, या मान लेते हैं अपन
10 कंप्यूटर है। कितने कंप्यूटर है? 10 कंप्यूटर है। अगर आप मेश टोपोलॉजी से द्वारा इसको जोड़ना चाहते हो तो हमें कितने वायर की आवश्यकता होती है? तो उसका एक सूत्र होता है, एन या नोड्स की संख्या माइनस नोड में से एक कम करो और उसमें कितने का भाग दो? 2 का। तो उदाहरण के लिए 10 में से एक कम मल्टीप्लाई कर कितने हो गए? 9/2 यानी 45। कितने हो गए? 45 यानी 45 नोड की आवश्यकता होगी। अब अगला देखो, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। मोडेम, वैन, गेटवे, ब्रिज और वाईफाई। पहला है मोडेम। देखो मोडेम 2 शब्द से बना हुआ है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन से उठाया उन्हें एमओ और डीमॉड्यूलेशन उठाया है डीईएम को आपस में जोड़कर बनाया गया है। तो ये क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को किस में बदलता है? एनालॉग के अंदर रूपांतरित करता है। डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है और एनालॉग को डिजिटल में बदलना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। दूसरा वैन, इसका भौगोलिक सीमा है बहुत अधिक विस्तृत होता है। ये पूरे देश, प्रायद्वीप है, समूचे विश्व में फैला होता है। वैन में देशों अथवा प्रायद्वीपों के सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसकी डाटा संचरण की जो गति है वो अन्य नेटवर्क की तुलना में क्या कम होती है। वैन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इंटरनेट है, वो वैन का सबसे अच्छा उदाहरण है। जो वैन इंटरनेट को इनडायरेक्ट, वैन ही इनडायरेक्ट, जो इंटरनेट है उसको हम क्या कह सकते हैं? वैन का एक सबसे अच्छा उदाहरण। एक है गेटवे। गेटवे 2 अलग अलग नेटवर्क जो अलग अलग प्रोटोकॉल पर कार्य करते हो, अगर उनको आपस में कनेक्ट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? गेटवे का। यह प्रोटोकॉल के रूपांतरण के अलावा यदि नेटवर्क में भिन्न भिन्न एड्रेसिंग स्कीम का इस्तेमाल करते हो तो ये एड्रेस रूपांतरण का भी कार्य करता है। तो गेटवे क्या करता है? अलग अलग प्रोटोकॉल वाले जो नेटवर्क हैं उनको आपस में जोड़ता है। तो ये जोड़ेगा कैसे? उनके जो प्रोटोकॉल है उनका आपस में क्या करेगा? रूपांतरण यानी ट्रांसलेट करेगा। और यदि दोनों नेटवर्क भिन्न भिन्न एड्रेस स्कीम का भी इस्तेमाल करें तो उन एड्रेस का रूपांतरण भी ये करता है। ये तुलनात्मक रूप से अधिक महंगा होता है। ब्रिज क्या करता है? 2 लाइन को आपस में जो कनेक्ट करता है जो एक जैसे प्रोटोकॉल पर काम करते हो। ये फॉरवर्डिंग करने के साथ साथ फिल्टरिंग का भी काम करता है और इसे सिग्नल भेजने के साथ ही रीजनरेट भी कर सकते हैं। अगला है वाईफाई। इसे क्या कहते हैं? WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज तक होती है। आजकल जो अपने वाईफाई जो पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पॉमटॉप है, वीडियो गेमिंग, स्मार्टफोन, प्रिंटर आने बहुत सारे यूट्यूब आपस अंदर पहले से ही वाईफाई क्या होता है? इंस्टॉल होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आया। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आया, समझ में नहीं आया तो इससे संबंधित इस वीडियो से पहले 4 वीडियो और पढ़े हैं जिसके अंदर इस पूरे पार्ट को कवर अच्छी तरह से किया गया है, एक एक टॉपिक हो। तो अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप वहाँ से पर्टिकुलर देख सकते हो, वीडियो के ऊपर उस टॉपिक का नाम आराम से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। जल्द ही अपन जो अगला पार्ट चौथा है उसको भी क्वेश्चन आंसर करेंगे और उस लेसन को भी डिटेल में समझेंगे। धन्यवाद।